सर्वप्रथम महाकारुणिक बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए तमभूमि के संस्थापक श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल जी को सादर वंदना करते हुए मूवमेंट के सभी साथियों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा डॉक्टर योगेश जी ने आप लोगों को बताया कि जो आज का विषय रखा है, महापुरुषों से जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। साथ ही इस विषय पर बात रखने के लिए मुझे मौका दिया गया है और जैसा आप सभी साथी परिचित हैं, धम्मभूमि का 10 दिवसीय श्रावणी शिविर वडोदरा में चल रहा है और पूरी टीम दिन दोगुनी रात चौगुनी इस कार्यक्रम में तल्लीन है। ईमानदारी से सभी साथी इसमें काम कर रहे हैं और 23 तारीख का एक भव्य कार्यक्रम बद्ध जी के सानिध्य में जो कारवां के रूप में इसमें आप लोग देखने का मौका मिलेगा। अगर आप इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो वो भी अच्छी बात है, आपकी भागीदारी हो जाएगी, अन्यथा सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। प्रबुद्ध साथियों, हमें हमारे जो स्थल हैं उसकी जानकारी मिली कैसे है? सबसे पहले तो हमारा विषय ये है, ठीक है, आवाज चलती है। सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी मिली कैसे है कि हमारे जो स्थल हैं वो हमारे नॉलेज में कैसे आए। साथियों, बुद्धिज्म के जितने भी स्थान हैं जो बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं उनके बारे में मैं आपको जो जगह है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा, क्योंकि हम खुद उन स्थानों पे गए और वो स्थान हमने जाके साथियों देखे। उनके 2 रूट बनाए हैं श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा हम किस किस तरीके से उन स्थलों पर गए। जो हमारे जो स्थान है वो हमारे प्रेरणा का स्रोत कैसे बने। जो साथी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा कि बेसिकली भारत से बहुत सारे जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए, जैसे हयुन सांग है, फाइयान है, ईत सिंह है, वो हमारे देश में आए और उन्होंने आकर के बुद्धिज्म के ऊपर चर्चा की, बुद्धिज्म को पढ़ने की कोशिश की, बहुत सारी स्टडी की और जो हमारे देश में यूनिवर्सिटी थी, नालंदा, तक्षशिला, गया, कोची, विक्रमशिला, वो वहां गए और वहां जाने के बाद उन्होंने बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा किया और फिर उन्होंने किताबें लिखी। एक छोटा सा संदर्भ आता, जब विदेशी यात्री जो फाइयान है हमारे देश से जा रहे थे तो जिस समुद्री जहाज से वो वापिस गए यात्रा करते हुए, और जैसे ही वो जहाज में बैठे तो जहाज को तूफान ने घेर लिया और जब वो तूफान ने उसको घेरा तो जिसके पास जो भी सामान था, जो जहाज का मालिक था, उसने कहा भाई आप सारा सामान इसमें से नीचे घेर दे, नहीं तो जहाज डूब जाएगा। प्रबुद्ध साथियों, सभी लोगों ने अपना अपना सामान फेंक दिया और उसके बाद में जब फाइयान से कहा कि भाई आपके पास जो सामान है आप वो सारा सामान फेंक दे। साथियों, उनको हमारे देश में जब आए तो लोगों ने बुद्ध की मूर्तियां भेंट की, सोने की थी, कुछ और भी धातुओं की थी, पत्थर की मूर्तियां भी थी। उन्होंने सारा सामान कहा कि भाई मेरे पास बुक्स हैं जो मैंने यहाँ का मेरा यात्रा वृत्तांत लिखा है और मेरे पास बहुत सारी तथागत की प्रतिमाएं। उन्होंने कहा, जो मालिक था उसने कहा सारा सामान आप नीचे फेंक। प्रभु साथियों, उन्होंने जितने भी प्रतिमाएं थी बुद्ध की वो सारी समुद्र में डाल। उसके बाद उन्होंने कहा भाई ये जो किताबें आपने ये भी डालनी पड़ेगी, अन्यथा हमारा जहाज डूब जाएगा। तो साथियों, उन्हें कहा, यात्री ने कहा कि मैं मेरी किताबें नहीं फेंक सकता हूँ, अगर आप चाहो तो मेरी किताबें चीन पहुंचा देना, मेरे को आप समुद्र में फेंक दे। मेरा जो यात्रा वृत्तांत है, मैंने इतना मेहनत करके जो मूवमेंट मैंने इकट्ठा किया है भारत से, मैं वो मेरे देश में पहुंचाना चाहता हूँ। मैं बुद्ध की शिक्षाओं को विदेशों में दिखाना चाहता हूँ कि बुद्ध की शिक्षा कितना प्रेरणा की स्रोत रही। और वो साथियों, उसके बाद में जो जहाज का मालिक था उसने कहा भाई जब इनकी इतनी मेहनत करके लेके आए और इतने रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जो फालतू का और सामान उसको फेंके और इनकी किताब और जो यात्री हमारे से रिक्वेस्ट कर रहा है ये सलामत विदेश में पहुंचनी चाहिए। तो प्रभु साथियों, जो बुद्ध का ज्ञान है वो अथाह सागर है और उन यात्रा वृत्तांतों से हमें पता चला है कि कौन कौन से स्थान हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। अब हमें प्रेरणा किस तरीके से मिलती है, मैं
एक संदर्भ आप लोगों को ये बताना चाहूंगा। हम जब से आंखें खोलते हैं और आंखें खोलने के बाद जब हमारी शिक्षा दीक्षा होती है तो हम जिन स्कूलों में एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं उन विद्यालयों में हमें मैक्सिमम वही चीजें पढ़ाई जाती हैं, उन्हीं लोगों की शिक्षा दीक्षा दी जाती है जिनका हमारे देश के ऊपर आधिपत्य है। और वो हमारे जो महापुरुषों से रिलेटेड जितने भी स्थान है, अब हमें प्रेरणा तो उनसे तब मिलेगी जब हम उन चीजों को पढ़ पाएंगे या हम उन यात्रा वृत्तांतों को या उनके जितने हमारे स्थान है हम उनके दर्शन कर पाएंगे। हमें पहली क्लास से लेकर के अंतिम समय तक वही चीजें पढ़ाई जाती हैं जिसमें हमें उलझा करके रखा जाता है। पर वो साथियों, हमारे इस लेवल के कोई हमारे सेंटर नहीं है जिस सेंटर के माध्यम से हम लोगों के अंदर अपनी जो स्थान है हम उनके दर्शन करा पाए। और उन स्थानों के अगर हम दर्शन करा पाएंगे तो उससे फिर फायदा होगा कि आप लोगों की व्यवस्था बनेगी। आज आप जहां भी खुदाई हो रही है, जो प्राचीन कालीन टीले मिल रहे हैं, वो सारे के सारे उसमें बुद्ध की प्रतिमाएं मिल रही हैं, बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं। या फिर आप देखेंगे इंडस वैली परी आर्यन सिविलाइजेशन के अवशेष मिल रहे हैं, जिसको हिंदी में आर्यों से पूर्व की सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। लेकिन आप लोगों की संख्या बल इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी मुट्ठी भर लोग जो आप लोगों के दिमाग में डाल देते हैं वही चीजें आज आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। मुख्य बात क्या है कि ऐसे बहुत सारे तीज और त्योहार हैं हमारे देश में जिनके बारे में हम एबीसीडी नहीं जानते। आप लोगों के सामने बहुत सारे पर्व आएंगे अब अलग अलग धर्मों के, और हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या बुजुर्ग हमारे माता पिता हैं वो लोग इन चीजों को जानते नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट अगर आपके नॉलेज में आया हो, आज से 30 से 35 साल पहले का जो सेशन रहा है, आप उन आज जो 70 साल का बुजुर्ग उनसे आप पूछेंगे कि आप रक्षाबंधन के बारे में क्या जानते हैं, तो वो बुजुर्ग हमें बताते हैं कि रक्षाबंधन नाम की कोई हमारे यहाँ कोई चीज नहीं जानता था। कुछ लोग इसको पोंची बोलते थे, अर्थात ये जो हमारा हाथ है ये पोंचे में बांधी जाती थी, इसको पोंची बोला जाता था। और एक कास्ट विशेष का आदमी आकर के हमारे घरों में आकर के वो धागा बांध के जाता था, उसको बोलते थे हमारा जजमान है, और वो उसको दान स्वरूप कुछ पैसा दे देता था। और आज आप उसी जो पोंच वाला जो व्यवस्था है, जो धागा बांधने की परंपरा आज इतने ब्रॉड लेवल पर वो फैल चुकी है। आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी घर नहीं बचा हुआ है जो इस व्यवस्था को नहीं मानता। वो किस तरीके से इन बातों को मान रहे हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपनी व्यवस्था को जिंदा रख रहे हैं। पर वो साथियों, हमें अगर अपनी व्यवस्था को जिंदा रखना है, अवशेष आप लोगों के निकल रहे हैं, जहां पर भी खुदाई हो रही है सारे के सारे अवशेष आपके दिखाई दे रहे हैं। जितने भी शिलालेख हैं, खुदाइयां हो रही हैं, सिक्के निकले हैं, अभिलेख निकले हैं, खुदाई में जितने भी जो चित्रात्मक जो शैली हमारी निकली है वो सारे के सारे बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। बस मुख्य बात क्या रही कि हम उन शक्लों से प्रेरणा नहीं ले पाए। दमभूमि के माध्यम से एक प्रयास किया गया और उस प्रयास में हमने 2 रूट बनाए। 2 रूट, एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ा हुआ रूट था, दूसरा जो रूट था वो तथागत बुद्ध से जुड़ा रूट था। तो उस रूट के लिए हमने बसें की और बसों की व्यवस्था करके हम उन रूट पे निकले। तो पहला जो रूट था हमारा बाबा साहब के रूट पे हम सेकंड जर्नी पे गए। पहली जर्नी थी वो तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई थी, जिसमें पहला हमारा पड़ाव जब हम पलवल दमभूमि से निकले, और दमभूमि से निकल करके एक संकीसा जगह है जो अलीगढ़ से निकल करके कानपुर का जो रूट है वहां पड़ती है। संकीसा में एक हाथी का चिन्ह है, हाथी की एक प्रतिमा है, और वो आज भी चमकीली है, बिल्कुल ऐसे चमक रही है। ग्रेनाइट पत्थर से उसको तराशा गया, ग्रेनाइट का पत्थर उसे तराश करके बहुत बेहतरीन पत्थर बनाया। जब सम्राट अशोक को पता चला था कि यहाँ एक बुद्ध के जमाने का बड़ा स्तूप है, तो उस स्तूप के पास में उनको ये भी सूचना मिली कि जब माता महामाया को एक सपना आया था कि हाथी उनके गर्भ में चला गया था सपने में, और उसके बाद में उनको एक प्रेरणा मिली थी। तो वो जगह आजकल आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे तो वो लोग इस चीज को बरगलाने की कोशिश करते हैं कि भाई गर्भ में हाथी गया था तो वो पैदा हुई, जबकि वो जब आप उस शिलालेख को जाकर के देखोगे उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेन बात उसमें सिर्फ ये है कि वो जो अशोक को जब पता चला, सम्राट अशोक को, तो उस स्तूप को उन्होंने रेनोवेशन कराया और उसको बेहतरीन बनाया, और वहां हाथी ही उन्होंने वहां
बनवाया और एक बहुत सुंदर व्यवस्था वहां जाकर के देखेंगे। और इसके अलावा संकिसा में से बहुत सारे बुद्ध विहार हैं, विदेशों से आकर के जो बुद्धिस्ट कंट्री उन्होंने वहां बुद्ध विहार बनाए। उसके बाद में जब आप उससे आगे निकलेंगे तो एक वैशाली, वैशाली में भी सम्राट अशोक का स्तूप है और वहां एक शेर बैठा हुआ शेर है, उसकी फोटो भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होगी, आप गूगल पे भी इनको सर्च करके देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे बोध गया, जो बहुत बड़ा हमारा सेंटर है जहाँ तथागत बुद्ध की प्राचीन कालीन वो जो प्रतिमा भी उसमें लगी हुई है, और वो जो हमारी मोनास्ट्री उसमें निकली उसको मिट्टी से ढक दिया गया था, श्रीलंका के प्रयास से वो फिर से निकाला गया। इन चीजों का आप जरूर जाकर के प्रभु साथियों देखिए। उसके बाद में आप आगे जाएंगे तो जो कुशीनगर है जहाँ तथागत बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी, वहां भी एक बहुत बड़ा स्तूप है। और इसके अलावा आप जो कुशीनगर से पहले आप नेपाल की तरफ जाएंगे, वो लुम्बिनी एक जगह है जहाँ सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, और वहां आज भी उनके अवशेष हैं। माता महामाया की वहां उसमें स्टेचू भी दिखाई दे रही है। और ये सारे की सारी जो अवशेष हैं उनमें आप जाकर के उसमें देखेंगे कि वहां म्यूजियम भी बने हुए हैं, और उन म्यूजियम में आपको बारीकी से एक एक चीज उसमें आपको दिखाई देगी। जैसे अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी, उसी रूट में नालंदा यूनिवर्सिटी भी आती है जो बिहार में है, तो वहां आप जाकर के देखेंगे जो यूनिवर्सिटी जिसमें आग लगाई गई थी 6 महीने तक उसका लिटरेचर दू दू करके चलता रहा था, उस लिटरेचर के पन्ने भी जो जिनके ऊपर वो लिखा गया था वो उन्होंने म्यूजियम में सजा के रखा हुआ है। बुद्ध की एक भी ऐसी प्रतिमा नहीं है जो साबुत हो, वो सारी की सारी प्रतिमाएं उन्होंने खंडित की हुई है। उसमें आप जाकर के उनके आप देख सकते हैं, और उनका साहित्य भी उसमें जाकर के साथियों मिलता है। इसके बाद में जो श्रावस्ती है वहां भी आप जाएं, ये भी बिहार में है, उसमें भी आपको म्यूजियम भी मिलेगा और वो सारे आपके अवशेष उधर दिखाई देंगे। और फिर सारनाथ है, सारनाथ में तथागत बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया था। और वहां सारनाथ में विशेष एक स्तूप आप वहां देखेंगे जिसको धम्यक स्तूप के नाम से जाना जाता है। वहाँ एक म्यूजियम है और उस म्यूजियम में तथागत बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं, और साथ साथ में जो हम रुपये के ऊपर जो चिन्ह देखते हैं, जो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया, वो काफी उसकी अच्छी हाइट है और वो ओरिजिनल उस म्यूजियम में रखा हुआ है। आज भी वो इतनी बढ़िया उसके ऊपर पॉलिश, आज भी वो चमकदार है, इतने साल होने के बावजूद भी वो सारी चीजें आप लोगों की बात संजो कर रखी। जब हम इन जगहों पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे महापुरुष हमें एक बहुत बड़ी विरासत दे करके गए, लेकिन हम उन जगहों से ना जुड़ करके साथियों हम एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक करते हैं। और जब तक हमें अपने इतिहास की जानकारी नहीं होगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे आप लोगों को बताते हैं, हम जितने भी हमारे टीम के जो साथी हैं वो ये बात बोलते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भी अपने इतिहास का निर्माण नहीं कर सकती। तो ये हमारी ऐतिहासिक सतल है और हमें इन ऐतिहासिक सतलों पर जाना चाहिए। जो रास्ते में लखनऊ पड़ता है, लखनऊ भी आप लोगों का प्रेरणा का केंद्र है। वहाँ हमारे महापुरुषों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी साहब काशीराम जी ने वहाँ के नेतृत्व में बहुत बड़े वहाँ स्मारक बने और भोजनों की सरकार बनी। उन स्मारकों पर भी जाकर के देखेंगे, एक सुंदर व्यवस्था, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज वहाँ आपको दिखाई देंगे। तो रास्ते में जैसा भी हमारा रूट आता है, जब आप वापिस जब चलते हैं रास्ते में आगरा आता है, और आगरा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो अस्थियां हैं एक विहार है वहां रखी गई है। और वहां जाकर के लोग 18 मार्च का जो कार्यक्रम था, चंद लोग वहां इकट्ठे होते थे। जैसे डॉक्टर योगेश जी बता रहे थे कि दम भूमि का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। दम भूमि का प्रयास साथ साथ में जो हमारे महापुरुषों से जुड़े जितने भी स्थान है और जो उनकी डेट है वो तारीखें निकाल करके भत्ते जी ने उस पर कार्य की प्लान किया। और आज 18 मार्च का जो कार्यक्रम है दम भूमि का, बड़े पैमाने पर भारत भर के लोग उसमें इकट्ठे होते हैं और हजारों की संख्या में बाबा साहब की जय जयकार करते हुए और उस कार्यक्रम में आगे चलते हैं। और बाबा साहब का जो टाइटल था कि मेरा इस तंबू का बम्बू कौन बनेगा, पिछले दिनों जो 18 मार्च का कार्यक्रम था वहां भंते जी ने लोगों को आदेश किया, आह्वान किया कि भाई जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तंबू बनाया है उसके बम्बू कौन बनेंगे, कौन कौन साथी हैं जो बम्बू बनने के लिए तैयार है। तो बहुत सारे साथी स्टेज पे आए और उन्होंने कहा कि जी हम
जो बाबा साहब का जो रुका हुआ कार्यक्रम उसको हम आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे। और भंते जी ने बाबा साहब की जो स्पीच है 18 मार्च की, बड़े पैमाने पर लोगों में बांटी। तो जैसे हम इन कार्यक्रमों में जाते हैं, प्रभु साथियों रोमांचित होते हैं, हम आंदोलित होते हैं, और हमें पता चलता है कि वास्तव में हमारी इतनी मजबूत जो व्यवस्था रही है वो हमारे से छूट गई। और उसके बाद में जब आप लोग वापस आते हैं तो जो मथुरा है, जब फाइयान हमारे देश में आता है तो फाइयान खुद बताते हैं कि मथुरा में हजारों की संख्या में मैंने भिक्षुओं की कतार देखी। लेकिन एक ऐसा समय आया, आज आप जो अग्रोवा का, सॉरी, ये जो मथुरा का म्यूजियम है, उसको जब आप लोग देखने जाओगे तो उस म्यूजियम में आप लोगों को जिसके नाम से नगरी लोग दिखा रहे हैं उसका एक भी अवशेष नहीं है। वो सारे के सारे अवशेष आपको बुद्ध कालीन मिलेंगे। सारी की सारी जो प्रतिमाएं हैं तथागत बुद्ध की, उनकी गर्दनें टूटी हुई है, उनके हाथ तोड़े गए हैं, उन मूर्तियों को खंडित किया गया है, वो सारे के सारे उसमें आप लोगों को दिखाई देंगे। ये रूट बनता है जो तथागत बुद्ध है उनसे जुड़े हैं। जो साथी अलग अलग स्थान से जुड़े हैं, जैसे कुछ साथी हरियाणा से जुड़े हैं। हरियाणा में जो आपका एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिसार में खेड़ी, हिसार अगरवा के पास में एक गांव और है, हिसार के आसपास में अगरवा भी एक आप स्थल देखेंगे, अग्रज बोला जाता था। क्योंकि जितने भी जो शब्द हैं वो हमारे से छूटे हुए हैं, और जब तक हम उन शब्दों का जो संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हकीकत में हमारी व्यवस्था क्या रही है। अगरवा जो शब्द है वो आज किसी और संप्रदाय के लोगों ने उसको जोड़ लिया है, जबकि अगरवा जो शब्द है वो अग्रज से पड़ा है। जो भिक्षुओं में सबसे सीनियर मोंक होते थे उनको अग्रज बोला जाता था कि भाई अग्रणी है, अग्रज है। और अग्रज से ही शब्द का नाम पड़ा। प्रभु साथियों, अग्रोहा आप लोगों की एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री रही है। वो किसी और की राजधानी नहीं थी, वो आप लोगों का स्थल था और पर्यटक स्थल था। साथ साथ में वहाँ इकोनॉमिकल जोन बनाया गया था, दूर दूर के व्यापारी वहां व्यापार करने के लिए आते थे। और उस अग्रोहा के जस्ट बैक साइड में धम्मभूमि ने अपने लिए मोनेस्ट्री बनाने के लिए 1.5 एकड़ जमीन 2005 में वहां खरीद ली थी, और 6 में वहां एक कार्यक्रम, हमने भव्य कार्यक्रम किया था। तो हम इन स्थानों से जरूर जुड़े। अगला जो टूर बनाया बंदे जी ने, वो अगला टूर बनाया कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है उनसे जुड़े हमें जो स्थान बताए गए हैं हम उन स्थानों के भी दर्शन करें, ताकि हमारे समाज को प्रेरणा मिल सके। पर वो साथियों उसके बाद में हमने जो सेकंड टूर बनाया, पहला जो हमारा पड़ाव रहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जहाँ जन्म हुआ था, जिसको महू बोलते हैं। महू छावनी के आपने गीत भी सुने हैं, आपने बहुत सारी उन पे चर्चा भी सुने हैं। बहुत हर एक आदमी इस बात को जानता है कि जो महू स्थान है, बाबा साहब का वहां जन्म हुआ था। भव्य आज इमारत वहां बनी हुई है। आपको जब भी मौका मिले तो आप वहां से अपनी टिकट कराएं और आप जाकर के देख के आए। और जब आप भोपाल जाते हैं तो रास्ते में एक सांची का स्तूप भी आता है। सांची का स्तूप आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। वो जो तथागत बुद्ध के दो महान शिष्य थे, महामोद गलैन और एक और दो शिष्य थे, महामोद गलैन और एक और नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है। उन दोनों की वहां वो स्तूप बने हुए हैं। जब उनका अंतिम संस्कार किया था वहां तो स्तूप बनाए गए, वहां म्यूजियम भी है। सबसे मेन बात क्या है कि जब भी हम ऐसे स्थानों पर जाए तो वहां म्यूजियम जरूर देख करके आए, और म्यूजियम को आप नोट करके लेके आए, ताकि आप उनके एक डॉक्यूमेंट बना सके। और डॉक्यूमेंट बना करके आज के दिन आपके पास बहुत सस्ता साधन है सोशल मीडिया का, आप जिस भी स्थान पर जाए उन वीडियोज को लोगों से शेयर करें। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, आप उस दौर में देखेंगे कोई भी आदमी आपके बारे में कुछ भी लिख करके ना वो सोशल मीडिया पर फैला देता है, और फिर हमारे आदमी जानकारी के अभाव में चुप हो जाते हैं। और हम फिर चुप होने के बाद वो और ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, और जो सही आपकी बात उनको भी गलत साबित करने की वो लोग कोशिश करते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर जानकारी है, आपने वहां शिलालेख लिखे हैं, शिलालेख मिले हैं, क्योंकि जो शिलालेख है उनके अंदर मिलावट नहीं की जा सकती। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसमें मिलावट नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर दूसरे लोग उसमें जा रहे हैं तो वो वहां जाकर के चुन्नी उठाएंगे, बुद्ध की मूर्तियों पर तिलक करेंगे, वहां नींबू टांग देंगे, और उनको भी कोई तो माता का रूप दे देते हैं, कोई किसी नाम से। हाँ, सारी पुत्र एक साथी ने लिख के दिया है, महामोद गल्याण और सारी पुत्र के वहां अवशेष हैं, और उनकी वहां अस्थियां उन्हीं के अंदर लगाई दफन है।
और मेन बात क्या है कि उनका वहां मर्डर किया गया था। जो दिवाली का जो पर्व आता है जो लोग मनाते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि हमारा ये त्योहार था, और इसी दिन दोनों जो हमारे महान बौद्ध भिक्षु थे उनका मर्डर किया गया था, और उसके बाद में ये वहां स्तूप बनाए गए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये बात कही है कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी हत्याओं की खुशी में इन्होंने जो त्योहार मनाए हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में साथियों, महू के बाद हम हमारा जो मेन जो आगे का स्थान है वो नागपुर है, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लाखों की संख्या में अपने अनुयायियों के साथ दीक्षा ली थी। और आज वहाँ दीक्षा भूमि के नाम से बहुत प्रचलित है। और एक उसके पास में एक जगह है, उस जगह पे जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ बाबा साहब का एक म्यूजियम बना हुआ है, लगभग नागपुर से 20-22 किलोमीटर दूर है। वो थोड़ा सा आउटर में पड़ता है, अप्रोच में नहीं है, रास्ते भी थोड़े से खराब है। और वहां फिर भी हम अपनी बस लेकर के गए थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जितना भी सामान है, बाबा साहब के पेन है, बाबा साहब की टाई है, बाबा साहब के कपड़े हैं, बाबा साहब के कोट है, बाबा साहब के जूते हैं, बाबा साहब जिससे टाइप करते थे वो मशीन है, बाबा साहब की जो डंडी है जिससे बाबा साहब डोगा पकड़ के चलते थे वो है, बाबा साहब का टाइप राइटर है, बाबा साहब की उसमें पेंटिंग है खुद के हाथों से बनाई हुई, पूरा सामान उसके अंदर संजो करके रखा गया है। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। तो जब आप उन जगहों पर जाएंगे तो वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा कि हम एक बहुत बड़ी विरासत के मालिक हैं। लेकिन जब तक साथी हम वहां जाएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हाँ, एक साथी ने लिख के भी भेज दिया चिंचोली उस जगह का नाम है। क्योंकि सब्जेक्ट ये थोड़ा सा काफी लंबा है, अगर हम एक एक को बारीकी से बताएंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर हल्का सा चर्चा करने की साथियों कोशिश कर रहा हूँ। तो वहां पर बहुत सारे बाबा साहब का जो अवशेष है वो सारे उसमें रखे गए। और उसके बाद में साथियों फिर वो जो मुंबई है, नागपुर के बाद में जो हमारा अगला है वो मुंबई का जगह है जहां बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम संस्कार किया गया था। और मुंबई में ही बाबा साहब का बंगला है जिसको राजगृह नाम दिया गया है। हमारे बहुत सारे साथी गए हैं, हम भी वहाँ, हमारे जो टूर गया था हमारा उस टूर में हम उस यात्रा में देख करके आए। और वहाँ बाबा साहब के जो स्थान है उनको बड़ी वहां खुशी मिलती है। मतलब मैं उन शब्दों को बयान नहीं कर सकता हूँ कि आपको किस तरह का एक रोमांचित करती है, आपको आंदोलित करती है कि यार ये हमारी इतनी बेहतरीन विरासत है और हम इस विरासत को छोड़े बैठे हुए हैं। तो नागपुर के बाद में जो मुंबई का एरिया है वहाँ बाबा साहब का अंतिम संस्कार किया, वो अस्थियां भी हैं, बाबा साहब का बंगला भी है। और जब मुंबई में जाते हैं तो बहुत सारी और भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। दादर का जो रेलवे स्टेशन है उसके नजदीक ही वो जगह पड़ती है, और समुद्र के बिल्कुल कॉर्नर पे ही बाबा साहब का वो विहार है, और वहां बाबा साहब की अस्थियां उसमें रखी गई है। उसके बाद में आज अगला जो है, जैसे दिल्ली में 26 अलीपुर है, चंद लोग वहां जाते थे। तो बहुत सारे साथी कहते हैं कि भाई धम्म भूमि ऐसा बहुत सारे स्थान है जिनमें पूरी कोशिश करती है। 26 अलीपुर रोड पर मात्र 5 से 7 लोग वहां जो परिचित थे, जिनको थोड़ी बहुत जानकारी थी, वो वहां जाते थे। और वो साथियों आज से 15-20 साल पहले बंते जी ने वहां कार्यक्रम की शुरुआत की, और वहां हमने 5 तारीख को कार्यक्रम करना शुरू किया। और 5 तारीख को जब हमने वहां कार्यक्रम किया तो रात को पूरी रात भर कार्यक्रम चलता था, और फिर सुबह का जो 12 और 1 बजे का जो टाइम है वहां जैसा हमें बताया गया कि बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। और उस कार्यक्रम का हमने टाइटल दिया था कि वो अंतिम सांस जो इतिहास बन गई। उस विषय पर हमने कार्यक्रम किया, धम्मभूमि से जुड़े तमाम साथी उस कार्यक्रम में शामिल होते थे। सरकार ने अब उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और रात को वहां कार्यक्रम ना होकर के अब 6 दिसंबर को ये लोग वहां पहुंचते हैं और बाबा साहब को पुष्पांजलि करते हैं। उसके बाद में जो बड़ौदा जो जगह है जिस कार्यक्रम में हम सभी साथी लगे हैं, हमारी पूरी टीम बड़ोदरा में है, मैं भी बड़ोदरा में हूँ, और ये कार्यक्रम यहाँ चला हुआ है। ये संकल्प भूमि है, वो हमारा टूर यहाँ भी आता है। और यहाँ संकल्प भूमि पे आने के बाद में हमें पता चला कि यहाँ एक हमारी बहुत बड़ी विरासत है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मात्र 11 दिन यहाँ नौकरी की थी। 11 दिन नौकरी करने के बाद जब बाबा साहब को ना तो मकान मिला, बाबा साहब ने जलालत यहाँ झेलनी पड़ी, जगह जगह बाबा साहब को प्रताड़ना झेलनी पड़ी। जिस भी आप इस बात को जानते हैं, जिस रूम में जाते थे वहां टाट उठा लेते थे, गोमूत्र का छिड़काव किया जाता था, पानी पीने नहीं दिया जाता था, कोई भी उनको चाय या कोई भी सामान परोसता नहीं था।
तो इस तरह की जो बाबा सामने जलालत झेली, और उन्होंने कहा कि जब मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं विदेशों से डिग्री लेकर के आया हूँ, जब ये लोग मुझे देख करके खुश नहीं है, मेरी इतनी इंसल्ट कर रहे हैं, तो मेरा जो तबका है जो पीछे रह गया है, मैं उन लोगों को कैसे निकालूंगा। तो बाबू साहब ने फिर संकल्प लिया था कि मैंने आज संकल्प लेता हूँ और मैं अपना जो समाज है, जब तक उनको मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकाल दूंगा तब तक मैं सांस नहीं लूंगा, और मुझे आज के बाद किसी तरह की कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं। प्रबुद्ध साथियों, संकल्प दिवस के नाम से भी मैं मुट्ठी भर लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते थे, और 2015 में हमने बड़ा कार्यक्रम किया, और उस बड़े कार्यक्रम के तहत आज आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में भारतवर्ष से लोग इसमें शामिल होते हैं। और आप देखेंगे पहले हमने यहाँ श्रावण शिविर नहीं लगाया था, और अब की बार यहाँ श्रावण शिविर लगा, 10 दिन का शिविर है, और इस 10 दिन के शिविर में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर मोम की एक जैसी रूपरेखा में इसमें आपको दिखाई देंगे। जब हमने फोटो सोशल मीडिया पे डाले संकल्प भूमि के जो कार्यक्रम के, तो लोगों ने हमारे से पूछा कि हमने ये जो फोटोज हैं या थाईलैंड में देखे हैं, इंडोनेशिया, बर्मा, कोचीन, जो विदेशी जो देश है, कोयलतुम्बुर जैसे ऐसी जगह है, बड़ी बड़ी मोनास्ट्री वहां देखने को मिलते थे, एक जैसी एक रूपता, एक समय प्रबंधना, एक जैसी भाषा शैली, एक जैसा पहनावा, एक जैसा चीवर, सारा एक रूपता में दिखाई दिया। तो क्या विदेश का? तो जब हमने बताया कि नहीं, ये विदेश का नहीं है, धम्म भूमि के माध्यम से श्रद्धेय बंदे डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के प्रयास से ये संकल्प भूमि में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इस तरीके से साथियों, हमारे जो स्थान है वो हमें प्रेरणा देते हैं। और ये बात भी आप नोट कर लेना कि जिन लोगों की संस्कृति जिंदा रहती है, उन लोगों की सभ्यताएं जिंदा रहती हैं, और उन्हीं सभ्यताओं से आप लोगों को प्रेरणा मिलती है। अगर हमारे महापुरुषों ने प्रयास ना किया होता, अभिलेख ना मिलते, तो आप लोगों का कल्चर पूरा का पूरा नेस्तनाबूद कर दिया था, मिटा दिया गया था। लेकिन आज आपके जो अवशेष निकल रहे हैं, और आज बड़े पैमाने पर लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। जब हमने शुरुआत में 2004 में बुद्धिज्म पर जब काम करना स्टार्ट किया था, तो उस दौरान जब हमने काम किया तो लोग कहते थे कि जो बौद्ध धर्म है बुजुर्गों का धर्म है, इसमें सिर्फ बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं, और जो नई जनरेशन है वो दिखाई नहीं देती है। पर वो चाहते, जब हमने धम्म कारवां शुरू किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध के जब गीत गाए गए, उन गीतों के माध्यम से नौजवान झूमते हुए अपने कारवां को लेकर के जब आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो देखते ही देखते बड़े पैमाने पर उसमें नौजवान शामिल हुए। और ये जितने भी हमारे कार्यक्रम है लोगों को रोमांचित करते हैं, और वहाँ एक एक जो पॉइंट है उसमें किसी भी तरह का कोई गलत विचारधारा नहीं होती, सभी लोग शील का पालन करते हैं, और बिल्कुल एक नेचर के साथ में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ये हमारे कार्यक्रम साथियों जारी है। हम किसी का ना विरोध करते हैं और ना हम किसी को गलत बोलते हैं। जो हिसार में जो जगह है उसमें एक तो राखी गढ़ी है, अभी पिछले दिनों में उसके अवशेष मिले हैं, पहले भी उसमें सिंधु घाटी के सभ्यता के उसमें अवशेष मिले हैं, वो आप वहां नजदीक जाकर के उसमें देख सकते हैं। और राजस्थान की जो बेल्ट में काली बंगा है, पीली बंगा है, वहां भी हमारे अवशेष मिले हैं। एक बनावाली है हिसार के अंदर, उसमें भी आप जाकर के देख सकते हैं। जो काली बंगा हनुमानगढ़ में राजस्थान में, वहां भी सिंधु घाटी की सभ्यता के और मोहनजोदड़ो के उसमें अवशेष मिले हैं। और एक डींग है सिरसा में, और एक सिरसा का जो थेड़ है, जितने भी जो थेड़ हैं जिनको लोग थेड़ बोलते हैं वो थेर है। जैसे हमारे जो भिक्षु थे, थेर महाथेर महासतैवीर, जिन जो शिथिर हो गए थे, जिन्होंने अंतिम जो उनका पायदान था, जो अर्हत हो गए थे, उनको एक स्टेटस दिया गया था थेर महाथेर। जो थेर का था है वो हमारी है। तो लोगों का जो शब्दों का आप ब्रेन से धीरे धीरे जैसे शब्द टूट जाते हैं, जैसे अब श्रावस्ती है, पहले इसको सावथी बोला जाता था, आज मथुरा है उसको पहले मधुरा बोला जाता था, आज कपिल वस्तु उसको कपिल वस्तु बोला जाता था, आज जो पटना है उसको पालीपुत बोला जाता था। पहले बीच में इसका जो नाम है वो पाटलिपुत्र कर दिया गया था, फिर उसके बाद में उसका नाम पहले पालीपुत था, फिर पाटलिपुत्र किया गया, आज वो पटना है। तो शब्दों को धीरे धीरे तोड़ मरोड़ करके वो लोग पेश करते हैं। जो सोनीपत है, सोनीपत में एक मेडिटेशन सेंटर बनाया है, और वहां उसका जो सोनीपत है उसका नाम सती पठान था। तथागत बुद्ध ने महासती पठान सुत का वहां संगायन किया था, तथागत बुद्ध वहां स्वयं आए थे। तो जो शब्द हैं हम उनको भूल जाते हैं। और मेन बात क्या है साथियों, जो शब्दों का ही सारा का सारा खेल है।
हरियाणा के बहुत सारे साथी जुड़े हैं, जैसे थान है, तो जो थान है वो पाली भाषा का शब्द है, जिसको सथान बोलते हैं, ठाण बोल देते हैं, या तो जहां हम पशु बांधते हैं उसको ठाण बोलते हैं, या जो पवित्र जगह है उसको हम थान बोलते हैं। तो हमारे जो शब्द हैं, हम आज ज्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं और आधुनिकता के दौर में हमारे हम शब्दों को खो रहे हैं, जबकि वो शब्द हमारे हैं, वो चित्रात्मक शैली। हमारे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो प्राचीन कालीन आपको दिखाए, जैसे घर में आपने देखा होगा, घर में जब बच्चा पैदा होता है तो एक सातिया बनाते हैं महिलाएं गेट के आगे, वो स्वास्तिक चिन्ह है, वो आप लोगों के टाइम से बना हुआ आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा इतना ज्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, अपने शब्दों को हम भूल रहे हैं। जैसे पेड़ है, दमोह में जब भी कोई कार्यक्रम करती है तो हम रूख रोपण बोलते हैं, रूख रोपण कार्यक्रम करते हैं। बुजुर्ग लोग रूखड़ी बोलते हैं, रूख बोलते हैं, और आजकल हम क्या कहते हैं, जो प्लांटेशन कर रहे हैं। हम अपने शब्दों को ना भूलें, ये पाली भाषा के शब्द हैं। जिन साथियों ने पाली नहीं पढ़ी है वो पाली पर थोड़ा सा स्टडी करें, और साथ साथ में जो हमारे प्राचीन कालीन जितने भी अवशेष हैं उनकी आप उसमें सर्वे करेंगे। और इसके बाद में सिरसा में ही एक और है, 80 से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक खेड़ और है। बहुत सारे ऐसे टीले हैं जो फैले हुए हैं। जब हम यहाँ नालंदा गए थे तो नालंदा में गाइड ने हमें बताया कि जो नालंदा है वो कम से कम 5 किलोमीटर तक तो एक्वायर कर लिया था आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, लेकिन उसके बाद में बंद कर दिया, क्योंकि जी ये कहाँ तक खोजोगे, ये तो बहुत दूर तक फैली हुई। पर वो साथियों 24 यूनिवर्सिटियां हमारे देश में जो बताई गई है, नालंदा, तक्षशिला, गया, कोची, विक्रमशिला, ये सारे के सारे आप लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन अब हम उनको भूल भूल चुके हैं। जब आप यमुनानगर साइड में जाएंगे तो वहां एक चनेटी स्तूप है, और जब आप रोपड़ में जाएंगे, रोपड़ में भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष मिले। वहां साहब कांशीराम भी खुद गए थे और साहब ने वहां एक कैडर भी लिया। कैडर में क्या क्या बात हुई है वो मैं आप लोगों को ज्यादा गहराई से नहीं बताना चाहूंगा। तो वहां भी हमारे अवशेष मिले हैं। तो मेरा निवेदन है तमाम टीम के साथियों से, हमें उन जगहों पर जाना चाहिए। अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, आप लोगों ने खूब पढ़ी है। अजंता अलोरा की गुफाएं आपके सामने पता नहीं किस हिसाब से प्रसारित की जाती है, किस हिसाब से आप लोगों को बताई जाती है। हम लोगों ने जगहों पर नहीं जा पाते हैं। जब हम वहां जाकर के देखते हैं तो वो पहाड़ों को तराश करके बनाई गई, उसमें एक भी ईंट नहीं लगी है। नालंद ये जो अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, उन दोनों गुफाओं में कहीं पर भी एक भी करनी मसाला नहीं लगा है। वो छोटी छोटी छेनियों से तराश करके, पहाड़ों को तराश करके बहुमंजिला उसमें इमारत बनी हुई है, और वो सारे के सारे हमारे अवशेष हैं। उनमें जाके देखेंगे तो तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, कोई मेडिटेशन हॉल है, कोई मोनेस्ट्री है जिसमें वंदना करते हैं, वो सारा उसके अंदर दिखाया गया। और जब हम छोटे छोटे थे, जब हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे, तो वहां एक चित्र आता था एनसीईआरटी की बुक में, और उस चित्र में आपने देखा होगा एक वो पुष्प लेकर के ऐसे एक फोटो दिखाया गया है। तो वो भी आपके ही महापुरुष से जुड़े हुए सारे चित्र हैं, और उन चित्रों में इतनी बेहतरीन कारीगरी की गई है, आज भी उनका पेंट उतरा नहीं है, जबकि उनको इतना समय हो गया है। आप घर में कोई फोटो खिंचवाते हैं और आप बोर्ड लगा करके जब घर में छोड़ देते हैं, और एक जब मौसम सीलन का आता है वो फोटो खत्म हो जाता है, लेकिन उनके ऊपर खूब गर्मी आती है, बरसात होती है, सील भी आती है, और बहुत सारे आतताइयों ने उनको खत्म भी किया है, आग भी लगाई है, तोड़ा भी गया है। उसके बावजूद भी आप लोगों के साथियों अवशेष खत्म नहीं हुए। महाराष्ट्र की जब बेल्ट में आप जाते हैं तो वो महाराष्ट्र में जाकर देखेंगे तो वहां बहुत सारे लैनी बोलते हैं उनको, गुफाओं को लैनी बोलते हैं, वो भी आप लोगों के महापुरुषों ने, बहुत भिक्षुओं ने उनको बनाया है। और जो भीमा कोरेगांव का जो मीनार है, जिसमें 2800 लोगों के साथ में जो हमारी लड़ाई हुई थी, मात्र 500 आप लोगों के योद्धा थे, ये हमें प्रेरणा देते हैं। और जब तक साथियों आप अपने बच्चों को ये चीजें नहीं बताओगे, हमारे घरों में जितने भी सुख सुविधाएं आई हैं वो हमारे महापुरुषों की बदौलत सुख सुविधाएं आई है। और जो अगली बात लास्ट में साथियों ये है कि जो हमारे बच्चे सीखते हैं, जो उनको दिखाया जाता है, उनको वो ऐसी चीजें दिखाई जाती है कि उनके दिमाग के ऊपर परत दर परत चढ़ जाती है। और जब उनको कोई खुशी मिलती है या उनके घर में कोई पैसा आता है या संपत्ति किसी भी कारणवश नौकरी से मिलती है, तो फिर हम गाड़ी खरीद करके ऐसी जगह जाते हैं
हम ऐसी जगह जाकर के पहुंच जाते हैं जिनका हमारे महापुरुषों से, हमारे स्थानों से कोई लेना देना नहीं है, और हम वहां जाकर के हजारों रुपए खर्च करते हैं और लाइन में लगते हैं, लाइन में जाकर के वहां हम पैसा खर्च करके आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों का कोई योगदान नहीं होता, आप लोगों को उससे कोई फायदा नहीं होता, उल्टी आप लोगों के खिलाफ तो उसमें योजनाएं बनाई जाती है। प्रबुद्ध साथियों, मेरा निवेदन है, साल में कम से कम एक दिन आप एक ऐसा टूर बनाए, मात्र 10 दिन में ये टूर खत्म हो जाता है। 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में लोगों की तैयारियां की हुई है, बस जाती है, और उन बस के माध्यम से उसमें पूरा खाना खर्चा भी है, उसमें रहने की भी व्यवस्था है, उसमें आपकी जो टिकट है, जिस तरह म्यूजियम वगैरह आते हैं, वो टिकट का भी उसमें खर्चा होता है। आप लोगों को ये टूर जाने चाहिए, और इनमें अपने बच्चों को भी आप कम से कम, ज्यादा नहीं तो आप हर साल नहीं जा सकते, जैसे आप हर साल गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए जो ठंडे प्रदेश है, पहाड़ी जो क्षेत्र है, वहां जाते हैं। मैं ये नहीं मना करूंगा कि आप इस तरीके की जो जगह उन पे ना जाए, आप वहां भी जाए, लेकिन साथ साथ में जो हमारे सदान है, जो हमारे महापुरुषों से जुड़ी जगह है, वहां जरूर जाए, और वहां जाकर के आप एक पिकनिक स्पॉट की तरह वहां जाए, सिर्फ वो फोटो ही ना खींचे, वहां के शिलालेख जितने भी बने उन शिलालेखों को आप देखें, उनको जो लिखा हुआ है वो उसमें जाकर के पढ़ें, और लिख करके लोगों में जाकर के प्रचारित करें, अपने बच्चों को जरूर बताएं कि बेटा ये हमारी व्यवस्था रही है। दिल्ली में जो साथी रहते हैं, दिल्ली आपसे ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ म्यूजियम है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, उसमें तथागत की अस्थियां रखी है, और एक सोने का बहुत बेहतरीन टेम्पल टाइप का बना रखा है, जिसको थाईलैंड ने हमें दान दिया था, उसमें तथागत बुद्ध की अवशेष रखे हैं, और एक बिल्कुल गोल चमकदार छोटा सा बर्तन है, वो ऐसे पत्थर का बर्तन है, आज भी चमक रहा है, उसमें ही तथागत की अवशेष रखे हुए थे, किसी स्तूप को खोद करके उसमें से निकाला गया। तो मेरे निवेदन है तमाम टीम के साथियों, जो भी इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं या जो लोग नहीं जुड़े, उन लोगों को वहां उन जगहों पर जाना चाहिए, और जब आप उन जगहों पर जाते हैं तो उसके आप शिलालेख भी तैयार करें, उनके आप लिखित में वो सारा मटेरियल तैयार करें, क्योंकि आज आपके सामने जितने भी जो बुक्स आ रही हैं, लोग उनके संदर्भ देते हैं, भले उन्होंने उसमें झूठ लिख दिया, उन संदर्भों में क्या होता है, वो संदर्भ आप लोगों को गलत तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि आप लोग लिखते नहीं, आप लोग चुप हो जाते हैं, आपके पास जानकारी का स्रोत नहीं है, और आप मन महसूस करके चुप हो जाते हैं। अगर साथियों आपके पास जानकारी है, आपके पास एक्यूरेट प्रॉपर आपके पास जानकारी है, तो आप उनको सही अर्थों में जवाब दे सकते हैं। अगर आप सही अर्थों में जवाब इसलिए दे पाते क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है तमाम टीम के साथियों से, एक साल में भले आप 2 दिन के लिए समय निकालें, आप रूट बनाए, हर जगह ट्रेनें जा रही हैं, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ ट्रेन ना जाती हो, मात्र 500 रुपया आपकी ट्रेन में वहां खर्चा लगेगा, वहां जाकर के आप देखें, और जब आप वहां जाके देखेंगे तो हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे लोग आप लोगों को मिलेंगे, और जो हमारी आपस में दूरियां बनी हुई है वो हमें एक रूपता में लेकर के आ जाएगी। तो मेरा निवेदन है तमाम टीम के साथियों से, हमें इन जगहों से प्रेरणा मिलती है, और ये प्रेरणा के स्रोत हैं, आप सिर्फ इनको एक जानकारी के लिए ना देखें, इनसे प्रेरणा ले, और प्रेरणा लेकर के आप भी कोशिश करें। यहाँ पर अगर आपने एक चीज देखी है तो आप भी कोशिश करें कि मैं भी अपने बच्चों को इस लाइन में उतारूंगा, वो भी शोध करें, और शोध करके इन बातों को आगे बढ़ाएं। जब तक हम अपने जगहों पर नहीं जाएंगे, अपने स्थानों पर नहीं जाएंगे, तो हम दूसरों की ही बातों की गाल बजाते रहेंगे, क्योंकि आज जो मीडिया है इतना बारीकी से आप लोगों के सामने जो चीज परोस देता है, वो उन्हीं की चीजें परोसी जाती है, और आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। आज साथियों आपके सामने सोशल मीडिया है, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आप जिस भी जगह जाएंगे आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, और इन अवशेषों को आप सोशल मीडिया पे जब आप खोजबीन करेंगे तो एक एक जगह वो आपको दिखाई दे जाएगी। और अपने बच्चों को मेरा निवेदन है, जो मैंने आपको जगह बताई है, उन जगहों को खोज करके अपने बच्चों को कम से कम उनके फोटो दिखाएं, और उन फोटो को घरों में भी लगाएं। जैसे आप एक आर्ट गैलरी बना करके रखते हैं, अलग अलग ऐसे लोगों की गैलरी बना करके रखते हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे स्थान है, नालंदा है, तक्षशिला है, गया कोची है, सांची का स्तूप है, इनकी आप अवशेष जो बने हुए इनकी फोटो घरों में लगाएं, और आर्ट गैलरी बना करके अपने बच्चों को दिखाएं, उनको बताएं कि इनसे हमें किस तरीके से प्रेरणा मिल सकती है, और जितना भी साहित्य हमारे बीच में रखा हुआ है, जो हमारे महापुरुषों का साहित्य है, वो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि
अगली जो पीढ़ी है हम अपनी विरासत उनको सौंप करके चले जाएं। साथियों, एक दिन हम सबको जाना है। हमारा भी समय कोई निश्चित नहीं है, कुदरत का नियम है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन हम अगर समाज को कुछ दे करके जाएंगे तो सही अर्थों में मैं समझूंगा कि आप लोग कोई काम कर रहे हैं। अन्यथा साथियों, आपके जाने के बाद में आपके बच्चे कहेंगे कहाँ है, कौन कहता है हम छोटे हैं बड़े हैं, सब बराबर हैं। और जब समाज में जब किसी की कुटाई होती है, जब उनको पता चलता है कि हम बराबर नहीं, हम उनसे छोटे हैं, क्योंकि हम अपनी व्यवस्था से दूर भागेंगे और दूसरे से जा करके हम चिपकेंगे तो वो खामियाजा हमें भुगतने को मिलेगा। इसलिए निवेदन है, अपने आप को छुपाने की बजाय आप पहले ही क्लियर हो जाएं। एक छोटी सी बात बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। रोहतक में हमारे एक साथी है, उनकी शादी हो रही थी और उन्होंने एक बेहतरीन बारात घर बुक किया था और उसमें जितने भी फोटो थे सारे हमारे महापुरुषों की कोटेशन लगाई हुई। तो उनमें से एक लड़के ने कहा कि यहाँ जो हमारी बेटी है या बहन है ये डॉक्टर है और इसके बहुत सारे डॉक्टर साथी आएंगे और वो देखेंगे तो ये तो बाबा साहब कर गई और एक अलग से पहचान हो जाएगी। अंकल जी, इनको लगाने की क्या जरूरत है? तो उस लड़की ने कहा कि सबको पता, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कौन समाज से निकल करके आई, अगर मैं छुपा भी लूंगी उसके बावजूद भी मुझे जानती है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये एग्जैक्ट है, टेंशन मत लो। जब मुझे डर नहीं लगता, मुझे दिन रात इनके साथ रहना, तो आप भी ना घबराओ। पर वो चाहती है आप कितना भी कोशिश कर लो अपने आप को छुपाने की, सबको पता आप लोग कहाँ से निकल करके आए। इसलिए बेझिझक होकर के बुद्धिज्म की बात करें, जय भीम की बात करें, कोई किसी को आज के दिन रोकने वाला नहीं। आप मजबूत सिपाही हैं, मजबूत कौम के आप लोग योद्धा रहे हैं। आप अपने आप को भूल चुके हैं। जब आप अपना इतिहास जाने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपने साथियों मेरी बातों को सुना, किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। और बीच में बहुत सारे साथियों जगहों के नाम बता रहे थे, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत लंबा था, मैं सारी चीजों को बहुत बारीकी से नहीं बता पाया। मैंने मोटे तौर पर चीजें इसमें बताई हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय जी।